दोस्तों, करेंट अफेयर कोई भी एग्जाम दे दो, बीपीएससी यूपीएससी, कोई भी सिविल सर्विसेज प्री दे दो, मेंस दे दो, सब में इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्त मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए डेली एक करेंट अफेयर लाऊंगा। और जो 26 जुलाई का है वो पहले मैं बता देता हूँ। ये देखिए, कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो इंडिया था इसी दिन पाकिस्तान को निपटा दिया था, मतलब विजय प्राप्त किया था पाकिस्तान पे। क्योंकि पाकिस्तान वाले जानते हैं आप कितने नामुराद होते हैं। पाकिस्तान वाले क्या किए थे, हमारा जो ये लेह है वहाँ पे कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में क्या करते हैं, वहाँ पहाड़ है, वो पहाड़ से चढ़ रहे थे चुपके चुपके, और कि इंडिया को निपटा देंगे। आप जानते हैं इंडिया कितना खतरनाक कंट्री है। तो इंडिया ने चलाया था ऑपरेशन विजय। पूछता है क्वेश्चन दोस्त कि ऑपरेशन विजय क्या है, किससे रिलेटेड है, तो याद रखना है, रट जाना है। ऑपरेशन विजय किससे है? कारगिल युद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया टॉपिक लगे, क्योंकि मैं बीएसएनएल जेटीयू में यहीं पे काम करता था कारगिल में। और ये जो कारगिल वार मेमोरियल है, जय हिंद लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे मैं फ़ोटो खिंचवाया था। उसके बाद देखिए, अभी नीट वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब का क्या हो गया, पत्ता कट गया, मतलब रिज़ाइन कर दिए वो। अब जब रिज़ाइन किए तो मौज तो मनाना ही है कि वो एजुकेशन इतना नीचे चला गया, वो सब तो ठीक है। लेकिन हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्त, तो हमको ये पता होना चाहिए कि रिजिग्नेशन दिए वो कौन सा आर्टिकल के प्रावधान है। तो अगर आप देखें तो आर्टिकल 75(2) में बोला गया है कि जो मिनिस्टर है वो रिज़ाइन कैसे करते हैं, रिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 75 का 2 जो है ये पूरा रट जाना है, ये दोनों क्लॉज 75 सब क्लॉज 2। अच्छा, इसमें होता क्या है, मिनिस्टर क्या करता है, रेजिग्नेशन लेटर देता है किसको, पीएम को। पीएम क्या करता है, रिव्यू करता है, और किसको देता है, प्रेसिडेंट। तो फाइनली कौन रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता है, प्रेसिडेंट, नॉट पीएम। पीएम नहीं लिख देना भाई, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, चलिए ये मैं यहाँ पे आपको दे भी दिया हूँ। चलिए उसके बाद ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा, ये देखिए, ये आपका भारत है और यहाँ पे अपना अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये देखिए अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार, ये है अपना इंडोनेशिया, बहुत नज़दीक है। ये सब मैं ऐसे टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे पूछता है और बीपीएससी में पूछा है। तो ये इंडोनेशिया के बहुत नज़दीक है। ये है स्टेट ऑफ मलक्का। ये स्टेट ऑफ मलक्का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कंसिडरेशन ऑफ क्या, ट्रेड यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। सी पीप है ना, वो पास होता है। देखिए समुद्र तो पूरा खाली है भाई, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन जब इधर उधर घूमते घूमते यहाँ हो गए तो यहाँ भी लैंड है, सब जगह लैंड है, बीच में थोड़ा सा जगह है, कौन सा, मलक्का। तो ये स्टेट ऑफ मलक्का इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से शिप वगैरह पास होता है। तो देखिए चाइना का बकैती आप जानते हैं, कभी भी बम लेके शिप लेके जहाँ तहाँ पहुँच जाता है। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि भाई अपना इधर भी एक नवल फोर्स होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ पोर्ट वोर्ट डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप हो रहा है डीप वाटर, यहाँ पे एक एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, यहाँ पे अपना एक पावर प्लांट डेवलप हो रहा है, एक स्मार्ट सिटी बनेगा। चलो ये सब सुनने में तो मौज आता है, लेकिन एक थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा विवादित प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट और जो अपोजिशन वाले हैं वो बहुत शोर किए थे। क्यों भाई, देखो यहाँ पे जो निकोबार है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, और ये बहुत ही पुराना, हज़ारों साल पुराना यहाँ पे पेड़ है। अब आप सोचो कि इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा तो ऐसा, भले ही इसके जगह पे आप दूसरे जगह पेड़ लगा दो, लेकिन ये जो हज़ारों साल का जो पेड़ है, जो जितना मोटा होता है या जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो नहीं गेन कर सकते हो। तो ये एक इशू है। दूसरा, यहाँ पे सोमपेन ट्राइब रहते हैं, सोमपेन एंड निकोबारीज ट्राइब, दो ट्राइब रहता है। तो सोमपेन और निकोबारी टाइप का जीना, रहना, खाना सब यहीं पे है, निकोबार के जो जंगल है उसी में। अब इसको काट दोगे पेड़ वेड़ तो बेचारा वो लोग तो अनाथ हो जाएगा ना भाई। तो इसीलिए बहुत हल्ला चिल्ला है। ठीक है, लेकिन बनाना पड़ेगा क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आप आ जाइए, ये मैं लिख दिया हूँ कितना पैसे का है, 81,000, 81,000 का है। पहले था 72 का, वो बढ़ा के 81 कर दिया गया। देखिए दो ट्राइब का नाम याद रख लिएगा। ये देखिए पोर्ट बना है, पोर्ट बनना है, कहाँ पे बना है, गलेथी बे पे बनना है। आप एक कमेंट करिएगा कि जो इंडिया का सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी सदर्न मोस्ट पॉइंट का क्या नाम है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा दोस्त। अच्छा, उसके बाद एयरपोर्ट, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। देखिए आप हमेशा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक ग्रीनफील्ड होता है, एक ब्राउन फील्ड होता है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एकदम शुरू से बनाना, पेड़ उड़ काटे, वहाँ से सब फाउंडेशन ईटा उटा बिछा के और फिर एयरपोर्ट बना दिए। ब्राउन मतलब क्या हुआ, ब्राउन फील्ड मतलब पहले से एयरपोर्ट है, पुराना हो गया, उसको हम लोग मरम्मत कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं।
और ये हर चीज़ में जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हर चीज़ में ऐसे ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड, इसका मतलब यही होता है। ग्रीन फील्ड मतलब सबसे नया। यहाँ पर एक पावर प्लांट बन रहा है, ध्यान रखना है कि ये पावर प्लांट सोलर गैस वाला बनेगा, हाइब्रिड पावर, ये नहीं कि थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब नहीं भाई। क्योंकि ये तो पूछ देता है कि वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट बनेगा, नहीं भाई, वहाँ पे गैस सोलर बनेगा, एक स्मार्ट सिटी बनेगा, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए पहले एक यूनेस्को है, यूनेस्को क्या काम करता है कि ये साइट को पहचानता है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर देता है। उससे क्या होता है, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ जाता है दोस्त, क्योंकि सब लोग सुनते हैं कि अरे वर्ल्ड हेरिटेज है, क्या देख के आते हैं, ऐसा माहौल बन जाता है, तो पैसा आता है। और दूसरा, इसको जो सेफ्टी मिलता है इस साइट को, मतलब सरकार पैसा लगाती है, इसको मरम्मत करवाती है, इसको सेफ रखती है। या फिर कभी वार होता है तो वार के टाइम में ऐसा रूल है कि भाई आप यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। लेकिन आप जानते हैं भाई, मिसाइल कभी किसको पहचानता है, जहाँ तहाँ निपटा देता है, लेकिन ये रूल है। चलिए अब हम थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को जो है वो 1945 में लंदन में बना था। ये हम ऐसी टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब पूछता है, कहीं भी पूछता है, कोई भी एग्जाम में पूछता है। इसका जो डायरेक्टर जनरल है, इसका नाम है खालिद अल एनानी। अच्छा, अब याद कैसे रटेंगे कैसे भाई, यूनेस्को जो है वो क्या करता है, पुराना का वो करता है, तो ईनानी, नानी पुराना है तो ईनानी याद कर लो। और ये ईनानी जो है वो इजिप्ट के हैं, इजिप्ट के कोई मिनिस्टर थे पहले, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर याद रखना है पेरिस में है। कहाँ पे है, पेरिस में। यूनेस्को का हेरिटेज पेरिस में, याद रखना दोस्त, ये सब पूछता है। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों आया, न्यूज़ में ऐसा इसलिए आया कि अपना जो ये सारनाथ है, ये सारनाथ है, ये जो फोटो आपको दिख रहा है वो सारनाथ का है। और ये सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब घोषित कर दिया गया है। और ये इंडिया का 45वां है दोस्त, यानी कि 44 पहले से है। कौन कौन है थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके बाद ये जो यूपी का, उत्तर प्रदेश का चौथा है। अच्छा, ये कहाँ पे घोषित किया गया दोस्त, तो ये 48th सेशन हुआ यूनेस्को का, कहाँ पे, बुसन, एक साउथ कोरिया है, वहीं पे हुआ था अभी जस्ट, वहीं पे इसको अनाउंस किया गया। अच्छा, सारनाथ का ऐसा क्या है कि भाई इसको बोलते हो कि ये वर्ल्ड हेरिटेज। देखिए ये आपको दिख रहा होगा स्तूपा वगैरह से, ये जो है बेसिकली गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान यहीं पे दिया था, फर्स्ट सरमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सरमन यहीं पे दिया था। और जब दिया था, इस इवेंट को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब धर्म का चक्र अब घूमेगा, अब परिवर्तन होगा दोस्त, इसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखना है, सारनाथ से रिलेटेड है, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज़ और, इसको बनाया कौन भाई, कोई बनाया होगा ना, तो ये बना था सबसे पहले अशोका के टाइम में, उसके बाद गुप्ता तक ये बनते रहा, ठीक है ना। सबसे पहले अशोका द ग्रेट 3rd सेंचुरी BC में बनाया था, उसके बाद गुप्ता में भी इसमें कुछ काम ऐड हुआ है, वो मैं लिख दिया हूँ। चलिए दोस्त, अच्छा 3 और यूपी में कौन है इसको छोड़ के, तो आप जानते हैं ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सिकरी है। तो क्या आपको पता है दोस्त कि ताजमहल किसने बनाया, आगरा फोर्ट किसने बनाया, फतेहपुर सिकरी किसने बनाया, क्या ये सब पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, पता नहीं रटा हुआ होना चाहिए दोस्त। और कमेंट करिएगा रटा हुआ है कि नहीं आपका, ठीक है। तो यहाँ पे पहला उन्होंने सरमन दिया था जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। अच्छा, मैंने बोला कि जो इंडिया में पहले से कितना लिस्ट है, 44 गो यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 44 में जो 36 है, 36 वो कल्चरल है। जैसे ये क्या है भाई, ये कल्चरल है। कल्चर मतलब क्या होता है, संस्कृति, बुद्धा संस्कृति से ये जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही कल्चरल है। और कल्चरल और कौन है, बिहार से आप जानते हैं कौन है, एक महाबोधि टेम्पल कहाँ पे, बोध गया, और एक नालंदा। अपना बिहार से 2 है भाई, याद रखना है, नालंदा से और महाबोधि, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कल्चरल है। उस तरह से नेचुरल भी होता है, पहाड़ ये सब वगैरह वो सब नेचुरल होता है, 7 अपने पास नेचुरल है। एक होता है मिक्स्ड, मतलब नेचुरल भी है और कल्चरल भी है, वो एक है, वो कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है। तो ये आप नेट से साइट पे देख लीजिएगा कि कौन कौन सा है। हर एग्ज़ाम में पूछता है, BPSC UPSC कोई भी PSC हो उसमें पूछता है दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना हल्ला चिल्ला हुआ, धर्मेंद्र जी रिजाइन किए और एक बिल आने वाला है, अभी पूरा आएगा तो डिस्कस होगा यहाँ पे, कहाँ पे, संसद में। उसके बाद हम लोग पूरा डिस्कस पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट 2026। अच्छा, आपको पता है क्या बिल कैसे लाया जाता है, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बिल 2 आदमी ला सकता है, 1 2, कौन 2 भाई, एक मिनिस्टर लेके आ सकता है और एक प्राइवेट मेंबर लेके आ सकता है।
प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं? जो मिनिस्टर नहीं है उसको प्राइवेट मेंबर, या बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो मिनिस्टर नहीं है तो प्राइवेट मेंबर, मिनिस्टर है तो मिनिस्टर है। अच्छा, जब मिनिस्टर बिल लेके आता है ना दोस्त, मिनिस्टर जब बिल लेके आता है तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। आप जानते हैं, सब आप लोग ही बनिएगा तो कुछ बनिएगा, तो इसके पीछे सब लोग काम करते हैं लोग, ठीक है। ये बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, तो ये लोग सेक्रेटरी ऑफिसर सब मिलके एक बिल बनाता है। पूरा बिल मतलब वही सब लिखा, कहानी वगैरह क्या क्या क्लॉज होगा ये सब। और वो बिल बनाने के बाद उसका जो ड्राफ्ट होता है, मतलब बना दिया सब, ये लोग दे दिया मिनिस्टर साहब को। मिनिस्टर साहब किसको जमा करते हैं? कैबिनेट में। कैबिनेट आप जानते हैं हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग होता है यूनियन गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में। कैबिनेट फिर उसको देखता है और कैबिनेट फिर उसको अप्रूव करता है कि हाँ ये सही है तुम्हारा बिल। तब जाके मिनिस्टर क्या करता है? बिल संसद में लेके आता है। तो इस तरह से ये कैबिनेट से अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो पहले क्या होता है? ड्राफ्ट मिनिस्टर बनवाता है, उसके बाद कहाँ जाता है? कैबिनेट में। कैबिनेट क्या करता है? अप्रूव करता है, तब जाके वो पार्लियामेंट में आता है, ठीक है। पार्लियामेंट में भी फिर और भी प्रोसेस है, तो हम बाद में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, उसके बाद ये भी एक बीपीएससी प्रीलिम्स या अदर स्टेट पीएससी में पूछ लेता है कि भाई ये जो इजराइल है कल किसको मार दिया? एक जनरल को मार दिया, हेड ऑफ हमास। हमास क्या है दोस्त? हमास आप जानते होंगे, जो इजराइल और हमास का वार तो आप बहुत दिन से सुने होंगे। तो हमास एक ग्रुप है ना, वो गाजा स्ट्रिप में रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये आप पहले समझिए कि इजराइल ने किसको मारा है? हमास को, हेड हमास लेड पुलिस फोर्स को मार दिया, हेड को। उसका नाम क्या है? नाम याद रख लेना है। क्या नाम है? अब्देल नसीर अल मकदमा। तो याद कैसे रटें, कैसे? अब याद ऐसे रखना कि भाई ये जो क्या नाम है इसका, हमास पे ये मुकदमा बहुत चला, मुकदमा वालों बोलते हैं ना, मुकदमा चल रहा था, उसी को क्या कौन मार दिया? इजराइल। तो याद रखना, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ हमास का। ये देखो, ये है इजराइल, ये जो आपको दिख रहा है ये सब इजराइल है, ये सब इजराइल है। पूरा लाइन आपका इजराइल है, ये देख रहे हैं ना, ये इजराइल, ये पूरा इजराइल है, ठीक है। ये है गाजा स्ट्रिप, ये देखिए यहीं पे परेशान करता है ये हमास वाला, हमास ग्रुप है ये, यहीं पे लोग मारधार करता है। यही छोटा सा जगह है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई गाजा स्ट्रिप जो है वो मेडिटेरियन सी से टच करता है कि वेस्टर्न बैंक टच करता है, ये सब इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक यहाँ पे है दोस्त, है ना। वेस्ट बैंक आपको बोलने के लिए लगा कि वेस्ट, तो ऐसा मत कर देना वेस्ट बैंक इधर, ये मतलब मेडिटेरियन सी टाइप नहीं भाई, इजराइल के ईस्ट साइड में है वेस्ट साइड, ये बहुत ही ध्यान रखना, ठीक है। अब वेस्ट क्यों बोलते हैं वेस्ट बैंक? ये जॉर्डन रिवर है, देखो ये जॉर्डन रिवर, ये जॉर्डन रिवर डिवाइड करता है जॉर्डन और इजराइल को, ठीक है। और यहीं पे ये है वेस्ट बैंक, ठीक है, इसीलिए वेस्ट बोलते हैं, जॉर्डन के वेस्ट, जॉर्डन रिवर के वेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, ये जो वेस्ट बैंक है यहाँ पे पैलेस्टीनियन रहता है, ये जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पे हमास रहता है, और ये है डेड सी जहाँ पे जॉर्डन रिवर आके गिरता है। डेड सी के बारे में आप जानते हैं, और नहीं जानते तो कमेंट करिएगा भाई। उसके बाद है हौती फायर्ड ऑन सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन इन 2 पोर्ट इन रेड सी। देखिए लोकेशन वाला बहुत क्वेश्चन आता है दोस्त, इसलिए ध्यान रखना। ये जो अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ईरान है, ईरान को मौस में मत लीजिएगा, इसका 3 ग्रुप है, 3 इसको सपोर्टिव ग्रुप होता है। इसका विंग है कौन? एक हमास, ये जो इजराइल से लड़ता है यहाँ पे है, जो गाजा स्ट्रिप में है। एक है हेजबोल्ला, ये है यहाँ पे, ये लेबनान, ये यहाँ पे, ये लेबनान में रहता है हेजबोल्ला, इसको सपोर्ट करता है ईरान, हमास को सपोर्ट करता है ईरान, ठीक है। एक और इसका आदमी है ईरान का, उसको बोलते हैं हम लोग हौती, और हौती रहता है यमन में। तो जब इजराइल और इसका युद्ध होता है ना, इजराइल ईरान यूएस, ईरान इजराइल, तो ये तीनों ग्रुप में एक्टिव हो जाता है। एक हौती एक्टिव हो जाता है कहाँ पे? हौती एक्टिव हो जाता है रेड सी में, ठीक है। हेजबोल्ला कहाँ पे एक्टिव हो जाएगा? लेबनान में। और ये हमास कहाँ पे एक्टिव हो जाएगा? गाजा में, ठीक है। तो मैं आपको उससे मैप से दिखा रहा हूँ, एक सेकंड देखिए, ये देखिए, ये है रेड सी, ये है अपना ईरान, इसका एक आदमी है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? हमास। इसका दूसरा आदमी कहाँ पे है आपको? यहाँ पे लेबनान में, क्या है यहाँ पे? हेजबोल्ला। और इसका तीसरा अपना आदमी कहाँ है? ये यमन में, इसको क्या बोलते हैं? हौती, ठीक है। ये तीनों है, जहाँ इसे कोई लड़ता है तो ये तीनों एक्टिव हो जाता है भाई। तो अभी इसे आप पता है यूएस इसको मार रहा था ईरान को, तो ये हीरोजन एक्टिव हो गया, हौतियन वाला। और ये क्या करता है? ये देखिए, ये जो अपना सऊदी अरबिया है वो किसका सपोर्टर है?
यूएस के साथ अलायंस रखता है। अभी न्यूक्लियर डील भी किया, वो मैं किसी और करंट अफेयर में बताऊँगा। तो इसने क्या किया है, इसके पोर्ट पे, ये जो रेड सी है इसके पोर्ट पे अटैक किया है। हो क्या रहा है कि ये वाला रोक दिया गया है ईरान द्वारा। स्टेट ऑफ हार्मुज आप जानते हैं, बहुत दिन से न्यूज़ में सुने होंगे। तो ये वाला रोक दिया गया है। अब यहाँ से तेल वेल पास हो नहीं रहा है। ये देखिए सऊदी अरबिया का इधर से तेल पास नहीं हो रहा है, किसी का इधर से तेल गैस पास हो नहीं रहा। तो सऊदी अरबिया सोचा कि भाई इधर से कर लेते हैं रेड सी से। फिर रेड सी में कौन किया, हौतिया इसको निपटा दिया, गोली मार दिया, मतलब मिसाइल चला दिया। अब देखिए अरामको क्या है, एक कंपनी है, ऑयल कंपनी, कहाँ पे, सऊदी अरबिया, बहुत बड़ा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो अरामको, और कहाँ पे ये अटैक किया यमन, जीजन एंड यानबू। ये देखिए ये जीजन है यहाँ पे, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये हौतियन है यहाँ पे, और ये जीजन है, और यहाँ पे यानबू है। ये दोनों पे ऑयल रिफाइनरी था, यहीं से तेल जाता था रेड सी में, और यहीं पे मार के धुआं कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखना भाई, ये लोकेशन पूछता है दोस्त। फर्स्ट सीरिया विजिट बाय यूएन चीफ इन 17 ईयर्स, 2021 से 14। देखिए सीरिया में क्या हुआ, ये देखिए आप, सीरिया तो आपको दिखाई रहते हैं, सीरिया किधर है, ये देखिए सीरिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2021 से 2011 से सिविल वार चल रहा था दोस्त। वो IS वाला भी है, सिविल वार भी है, बहुत सारा इसमें चल रहा था, बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए जो एक ग्रुप है वो क्या किया, यहाँ का प्रेसिडेंट को हटा दिया सीरिया को, और उसको बोलते हैं बशर अल असद। ये नाम रटना है, क्या रटना पड़ता है भाई, असदवा को हटा दिया, याद रखो ना भाई। सीरिया में एक प्रेसिडेंट है एकदम बसर मच रहा था, भाषण जानते हो ना, तो भाषण मच रहा था, बशर अल असद को हटा दिया गया 2024 में। और फिर लेके किसको आया, उसको हटाएगा तो कोई प्रेसिडेंट बनेगा ना भाई। तो करेंट प्रेसिडेंट कौन है, सरवा को, याद रखो सरवा को प्रेसिडेंट बना दिया, अहमद अल सारा। कहाँ को प्रेसिडेंट, सीरिया का सारा को प्रेसिडेंट बना दिया, भगाए किसको, बसड़वा को। ठीक है, तो ये इसका मेन चीज़ है। तो यहाँ पे यूएन सेक्रेटरी जनरल आए थे, है ना, कि हम इसको हेल्प करेंगे और इसको बढ़ाएंगे, इसीलिए न्यूज़ में है। ये पहली बार ऐसा आया है 17 साल में यूएन। तो यूएन का जो चीफ, जब से जनरल सेक्रेटरी आया है, तो अब उसका नाम पता कर लीजिए, वो क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरेस। इसको याद रखिए, ये नाम याद रखिएगा, यूएन का सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, एक और भी न्यूज़ है कि जो स्पेन और फ्रांस में वाइल्ड फायर हुआ है, उससे बहुत लोग भाग रहा है। तो पूछा कहाँ वाइल्ड फायर हो रहा है, बहुत लोग भाग रहा है, स्पेन फ्रांस। अच्छा, एक है गोल्ड लैब इन ब्राज़ील टू कर्व इलीगल माइनिंग ऑफ गोल्ड इन। अच्छा, गोल्ड लैब ब्राज़ील में ऐसा एक नाम दिया गया है, गोल्ड लैब। यहाँ पे क्या होता है, फॉरेंसिक, आप जानते हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, गोल्ड जो क्या करता है, ये लोग जो मान लो कि किसी के पास गोल्ड पकड़ा है, जो चोर वोर जो नहीं इधर उधर माल बेचता है, तो गोल्ड उसके पास लेके, और ये लोग एक लैब बनाया है ब्राज़ील में, और वहाँ पे क्या करता है, ये लोग टेस्ट करता है कि ये आखिर ये जो गोल्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से है, क्या हमारा माइंस में से आया है या कोई ऐसा जगह से आया है जहाँ पे हमारा खुदाई नहीं चल रहा है। तो इसी को टेस्ट करने के लिए, इसी को पकड़ने के लिए लोग गोल्ड लैब बनाया है, कहाँ पे, ब्राज़ील में, जिसको गोल्ड फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं, ताकि वो इलीगल जो माइनिंग है गोल्ड का वो रोक सके। कहाँ पे, अमेजन फॉरेस्ट में। तो ये अगर गोल्ड लैब पूछे भाई, तो वहाँ पे ये मत बता देना कि गोल्ड बना रहा है ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद ये भी बहुत न्यूज़ में है, सेक्शन 301 बहुत न्यूज़ में है दोस्त। ये यूएस ट्रेड एक्ट 1974 न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया को ये बहुत परेशान कर रहा है। क्या परेशान कर रहा है, सेक्शन 301 के हिसाब से USTR एक होता है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव करके, ये देखिए। अच्छा, फुल फॉर्म याद करना है, वो पूछता है दोस्त, कभी कोई पूछ देता है, जो बार बार न्यूज़ में आता है उसको। तो ये जो USTR है, ये बोला कि जो यूएस में इंपोर्ट होता है, यूएस में देखो, यूएस में कुछ इंपोर्ट जो होता है सामान, वो जो सामान आ रहा है आखिर आ कहाँ से रहा है, वो चेक करने चला गया। डोनाल्ड ट्रंप बोला कि जाओ चेक करो कि सामान कहाँ से आ रहा है। तो ऐसी सब कंट्री में जाके 60 से ज़्यादा कंट्री में चेक करा कि सामान तुम लोग इतना भेजते कहाँ से। तो चेक क्या कर रहा था कि क्या तुम लोग जो अपने ये सब जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो फोर्स्ड लेबर बना रहे हो, मतलब ज़बरदस्ती, फोर्स्ड लेबर मतलब ज़बरदस्ती लेबर, किसी को पकड़ के, अनएम्प्लॉयमेंट है तो पकड़ के अपना सामान सस्ता में बनवा के और बेच रहे हो, सस्ता यूएस में। फोर्स्ड लेबर से क्या होगा दोस्त, बहुत ही कम पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो फोर्स्ड लेबर करेंगे तो क्या होगा, सामान सस्ता बनेगा, और यूएस में क्या आसानी से हम सस्ता दाम पे भेजेंगे तो यूएस वाला जो सामान है वो नहीं बिकेगा, इसलिए वो फोर्स्ड लेबर वाला शुरू किया है। अच्छा, हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्स्ड लेबर है नहीं, लेकिन तब भी वो बोलता है कि भाई हम चेक करेंगे, तो चेक किया। खैर, फोर्स्ड लेबर और एक है एक्सेस प्रोडक्शन, दो चीज़ चेक करेगा इससे। क्या,
या ये ध्यान रखना कि इससे दो चीज़ चेक करेगा, एक्सेस प्रोडक्शन और दूसरा फोर्स्ड लेबर, कि जो हमारा यूएस में सामान इंपोर्ट हो रहा है किसी कंट्री से, क्या ये दो चीज़ उसमें हो रहा है क्या, यानी फोर्स्ड लेबर हो रहा है क्या, ज़बरदस्ती, या फिर कम पैसा में ये सब करवा रहे हो क्या, या फिर एक्सेस प्रोडक्शन मतलब कुछ सब्सिडी दे दिए हो। जैसे आप जानते हैं कि सोलर कुछ बनाएगा या आप कुछ नया स्टार्टअप खोलेंगे तो आपको सब्सिडी वगैरह मिलता है। तो सब्सिडी मिलेगा तो क्या होता है दोस्त, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मान ली 100 रुपया खर्चा लगा है सामान बनाने में, लेकिन सरकार दे दिया आपको 20 रुपया, तो आपको खर्चा तो 80 रुपये हुआ। तो आप सामान कितना बेच दोगे यूएस में, 90 रुपये में। और वहाँ का मान लो यूएस वाला आदमी को सब्सिडी नहीं मिल रहा है तो उसको 100 रुपये खर्चा हो रहा है, तो वो कितना बेचेगा, 110 रुपये में। तो वहाँ का आदमी कौन सा लेगा, 110 वाला कि 90 वाला, तो ऑब्वियस 90 वाला लेगा। तो उसका जो अपना जो क्या बोलते हैं फैक्ट्री है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो दिक्कत में आ जाएगा। इसीलिए ये शुरू किया है और बहुत पे टैरिफ लगा दिया है। क्या लगाया है, टैरिफ, कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा उस पर 10% इंडिया पे टैरिफ बोला है और 12.5% बाकी सब कंट्री पे टैरिफ बोला है, चाइना वगैरह पे। इंडिया पे कितना बोला है, 10%। तो ये याद क्या रखना है, जो सेक्शन 301 है वो ट्रेड से रिलेटेड है। इसमें एक्सेस प्रोडक्शन और फोर्स्ड लेबर की बात कही गई है। इंडिया पे 10% टैक्स लगाया है, यूएस का है बस। ये सब मैं कहानी लिख दिया हूँ। अच्छा, IEEPA क्या होता है, ये बहुत न्यूज़ में आया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। जब ये डोनाल्ड ट्रंप आया था तो ट्रंप साहब ने क्या कहा था कि भाई सब पे इंपोर्ट लगा दो, इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब जो सामान आएगा इंडिया से यूएस में उस पर 50% टैक्स लगा दो कि इतना महंगा हो जाए कि कोई यूएस में खरीद नहीं पाए। तो ये इस एक्ट से उसको पावर मिलता था, उसको लगाया था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो सुप्रीम कोर्ट है यूएस का, वो बोला कि नहीं, इससे तुमको पावर नहीं मिलता है, इससे तुम ये सब काम नहीं कर सकते हो। इसीलिए फिर ये सब नोटंकी शुरू किया, सेक्शन 301। ठीक है। फिर ये हगिंग फेस है। हगिंग फेस क्या है भाई, ये जो ओपन एआई का आप जानते हैं, चैट जीपीटी ये सब, तो ओपन एआई क्या बनाता है, एआई मॉडल बनाता है। अब ये कुछ मॉडल बनाया सब कहीं पर रखता है, तो एक है एआई, मतलब हगिंग फेस जो है एक एजेंट है, किसका, हगिंग फेस एजेंट है किसका, ओपन एआई के। मतलब एजेंट के मतलब क्या है, एक प्रोग्राम है दोस्त, प्रोग्राम। एजेंट के मतलब एक प्रोग्राम है जो डिसीजन करता है बिना ह्यूमन ओवरसाइट का, बिना ह्यूमन का अपने से डिसीजन ले लेता है। ठीक है, ऐसा एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है हगिंग फेस। तो डिसीजन तो ले लेता है, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो हगिंग फेस है यही डिसीजन ले लिया और ओपन एआई को सिस्टम को ही हैक करने लगा। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई, कि एआई खुद अपना एआई को हैक करना शुरू कर दिया। इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था तो मैं आपको बता दिया। एक और है, जब ये जो आप देखें कि स्ट्राइक हुआ, सॉरी ये जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में क्या हुआ देखे, बहुत युवा लोग गए। तो सब लोग बोल रहे हैं क्या हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, इसीलिए युवा लोग इतना इसमें प्रोटेस्ट में जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में समझ लें। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब क्या होता है, देखो टोटल पॉपुलेशन कितना है वो बताना है, इस पॉपुलेशन में कितना लोग जॉब कर रहा है मतलब एम्प्लॉयड है, और कितना लोग खोज रहा है मतलब कि कम से कम जॉब मिल जाए, या तो वो कहीं पे जॉब कर रहा हो या फिर जॉब के लिए खोज रहा हो। हम लोग जैसा आदमी नहीं भाई, हम लोग जॉब नहीं खोज रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाला जॉब नहीं खोजता है, तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे दोस्त। तो या तो जॉब, या तो वो एम्प्लॉयड हो या फिर जॉब खोज रहा हो, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, उसी को बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अभी इंडिया कितना है, शायद 59% के आसपास है 2025 के उससे क्या बोलते हैं रिपोर्ट से। ठीक है, उसके बाद वर्कर पॉपुलेशन रेट। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, मतलब जितना एम्प्लॉयड है, जितना लोग काम कर रहा है डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अच्छा, ये टोटल पॉपुलेशन में आप ध्यान रखिएगा कि जो पॉपुलेशन है 15 ईयर्स और उससे ऊपर, 1 साल का बच्चा वाला पॉपुलेशन नहीं लेना, 15 ईयर या उससे ऊपर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है उसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, ये नहीं कि जो ऐसे बैठा हुआ है जिसको जॉब ही नहीं चाहिए उसको नहीं ऐड करना है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड है, जो जॉब के लिए खोज रहा है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, और ये टोटल। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, जो जॉब खोज रहा है जॉब डिवाइडेड बाय, और जॉब कौन खोज रहा है, 15 साल से ऊपर वाला, जॉब जो खोज रहा है डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ये जो है टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन उससे डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, यानी कि बात समझो
कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या हुआ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, जो जॉब खोज रहा है और जिसका जॉब लगा हुआ है, ठीक है, जो काम कर रहा है एम्प्लॉयड, इसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो जो जॉब खोज रहा है उसको तो नहीं मिला ना भाई, उसी से क्या करना है, जो जॉब खोज रहा है उसी से डिवाइड करना है, इसी को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये रिपोर्ट मैंने लगा दिया, लेटेस्ट रिपोर्ट यही है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करती है, मॉस्पी जिसको बोलते हैं, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ध्यान रखना है। तो हमारा कितना है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 59.3%, उसमें मेल का कितना है 79, फीमेल का कितना है 40, रटना है, ज़रूर रटना है, ये तो रट ही लेना है दोस्त। और फिर आपको रट लेना है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मेल फीमेल दोनों के लिए कितना है दोस्त 3.1%, बस हम लोग अनएम्प्लॉयड है, उससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। तो ये आज के लिए कैसा लगा ज़रूर बताएं, आगे क्या करना है, लाना है नहीं लाना है। थैंक यू।